मेरी कंसेक्यूटिव 11 फिल्में हिट हैं। आंसू, उमराव जन्नता, घराना, अनमोल, इल्जाम, पंजाबी फिल्म ठा, पहली बारी अखियां ने तकिया, गुलाम अली वहां से शुरू हो गए। लेकिन मैंने उसको उतना ही इंजॉय किया जितना अपनी फिल्म में फेल होने को इंजॉय किया। वाह। यस। अस्सलाम वालेकुम, मैं सज्जाद अनवर सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन आज का शो हमारा वीकेंड शो है। हम हर हफ्ते आपसे एक मुल्क की बहुत नादर शख्सियत के साथ मुलाकात करवाया करेंगे आपके साथ। तो आज के इस शो में हमारे साथ पाकिस्तान की तारीख़ के नामवर और रोमानवी हीरो जनाब शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू दी शो शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और ख़ास तौर पे खान साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे 1 साल से कह रखा था कि आपने आना है। तो फिर खैर मैं इंग्लैंड चला गया। जी। उसके बाद अब हाजिर हुआ मैं। आज खान साहब की वजह से, सत्तार खान साहब की वजह से हमें भी मौका मिला जी आपसे मुलाकात का, और ये खुशी की बात है कि हमारे देखने वाले भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं। जी तो शाहिद साहब, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए जी तो 60s और 70s का जो हमारा सिनेमा था और उसका जो एक मैजिक था, जी आप उसके तकरीबन अहद शबाब में फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुए, जी और आपको लोग एक, आपके अंदर एक ऐसा रोमानवी प्रिंस लोग देखते थे। जिस तरीके से आप हीरोइन के साथ अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और रोमांस को एक्सप्रेस करते थे, वो बड़ा मुनफरिद था। जी और उसकी वजह से जो लोग उस जनरेशन के हैं जिन्होंने, जो 70s में जवान हो रहे थे या 70s में जो सिनेमा देखते थे, उसके बाद जो 80s में लोग पैदा हुए, वो सब आपके चाहने वाले हैं। जी तो क्या आप ये नहीं समझते कि वो जो मैजिक था एक हमारा लॉलीवुड का, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री का, जो हमारे स्टूडियोज़ की रौनक थी, जिस तरह से फिल्में रिलीज़ होती थी, फिल्म का रिलीज़ होना एक सोशल इवेंट होता था कि भाई फ़लाँ फिल्म आ रही है, वो हमने देखा कि धीरे धीरे ज़ियाउल हक के टाइम के बाद वो सारा मंजरनामा मसख होके रह गया। जी। तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इस सवाल को? अब आपने 70 की बात की, जी सवाल तो आपने बहुत कर दिए मुझसे। 70s में मैं आया। जी मेरी पहली फिल्म जो थी वो आंसू रिलीज़ हुई। तो उस वक़्त, जिस वक्त मैं आया, तो उस वक़्त मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब बड़े अरूज पे थे। और हमारी पंजाबी फिल्म्स के हीरोज़ भी लाला सुदीर साहब, यूसुफ खान साहब, इजाज़ साहब, ये उस वक़्त लीड कर रहे थे। हर तरफ काम हो रहा था। वो जो ज़माना था उसमें बड़ा हार्ड कंपटीशन था हमारा। राइटर्स बड़े अच्छे थे, डायरेक्टर्स बड़े अच्छे थे, और स्पेशली जो देखने वाले थे वो बहुत अच्छे थे। ये जो एक इवेंट है, ये आप समझे, ये एक इवेंट ऐसा होता था कि लोग जो हैं वो फिल्म का इंतज़ार कर रहे होते थे खान साहब कि फ़िल्म आएगी। और उस ज़माने के अंदर क्या मतलब जो मीडिया था वो टांगे के ऊपर था, ढोल बजते थे और टांगों के ऊपर वो जी अनाउंसमेंटें होती टांगों के थी। ऊपर अनाउंसमेंट्स हो रही होती थी, साथ दो एड, एक बड़े वो इश्तहार लगे लगे हुए होते होते थे। थे। जी और लाउड स्पीकर पे लाउड स्पीकर फलां फलां जी एक्टर, और ये वो जो एडवर्टीजमेंट आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो उस वक्त टांगे पे होती थी। जी बल्कि ये होता था कि फिल्म का इंतजार ऐसे ही किया जाता था जैसे ईद का इंतजार किया भाई, जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल। ऐसे ही है। और उस ज़माने में ये भी होता था कि एक तो बड़ी चीपेस्ट, एक गरीब आदमी के लिए जो एंटरटेनमेंट। चीपेस्ट एंटरटेनमेंट थी वो एक फ़िल्म थी। और फिल्में इतनी अच्छी बनती थी उस ज़माने में कि फैमिलीज़ के साथ लोग जाते थे। और जो पास करने वाले लोग थे, जी जो फिल्म को पास करते थे, सेंसर बोर्ड। नहीं, नहीं जो अच्छा, फिल्म की कामयाबी का ऐलान करते कामयाबी का हाँ वो, हाँ हाँ तो वो बराने वाले लोग थे।
जी जो बिल्कुल। कि वो अच्छा शायद साहब, मैंने भी 18 उसको कहते थे, 18 जी 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 जो 12 ने आप कह हाँ रहे जी हैं हाँ ना, जी हाँ जी 18 तो मैंने भी कुछ फिल्में ना 18 में बैठ के देखी हैं, 12 आने की अच्छा, टिकट अच्छा, लेके जी, मैंने जी, देखी जी, है। जी। तो ये होता था कि ये एक होता था कि ट्रिकल डाउन करता है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जी जी बट सम टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जी जी ये बॉटम होता था, जो नीचे 18 में बैठे होते थे ना, वो exactly। वो ट्रिकल डाउन करते थे, वो टॉप पे जो गैलरी वाले बॉक्स वाले बैठे होते थे, जी। उनको इन्फ्लुएंस ये करते थे। जी जी बिल्कुल। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती थी कि जब इन्होंने कह दिया ना, कह दिया तो हम ना कैसे करें। हाँ, ना कैसे बिल्कुल कर सही सकते। बात कही आपने, यू आर राइट। तो जनाब ये तो इसको तबाह किसने किया? हम क्विकली इस आंसर पे आते हैं, सवाल पे आते हैं कि ये जो इतना बड़ा एक इंडस्ट्री थी, इतना उसमें इन्वेस्टमेंट्स थी, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, सिनेमा से लेकर स्टूडियो तक, और फिर देखने वाले और उनके उनके ख्वाब होते थे जो फिल्म देखने आते थे। आपके अंदर एक एक वो हीरो देखते थे जो कभी वो बन नहीं सके, तो वो कहते थे कि ये शाहद साहब अल्टीमेट वो हमारा हीरो है, जी। जिस तरह से एक हीरोइन से प्यार कर रहा है। तो वो सब कुछ ये ख़त्म हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ? इसकी वजूहत 3-4 मोटी क्या है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो ये था कि 1971 में जो वॉर हुई, ईस्ट पाकिस्तान चला गया, हमारी जो फिल्म की टेरिटरी थी वो कम हो गई। एक बात ये हुई। पहले दोनों सर्कट थे, पहले मशरकी और पूरा मगरबी पूरा पाकिस्तान। सर्कट था, हमारी फिल्में वहाँ भी जाती थी, फिर आती थी। फिर सेकेंडली जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो ये हुआ कि कराची के अंदर कुछ काम ऐसे सिलसिले शुरू हो गए कि वहाँ पे लोग निकलना बंद हो गए। अब उर्दू एक सर्कट ऐसा था हमारा फिल्म का उस साइड के ऊपर, जो कराची के अंदर हमारी फिल्में जाती थी। कराची का बहुत बड़ा सर्कट था, बहुत बड़ा सर्कट था। लेकिन वहाँ पे तो 80s में जाके हालात ख़राब हुए थे। नहीं, उससे पहले तो हमारा इतना अच्छा कंपटीशन था कि हमारी जो फिल्में थी जी जी मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, हमारी अमराव जाना था वगैरह फिल्में न्यूयॉर्क के अंदर लगी हैं। जी 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 राज कपूर की फिल्म वहाँ पे बॉबी लगी, वहाँ पे वीकेंड्स पे लगती हैं, मतलब सैटरडे संडे। तो वहाँ पे हमारी फिल्म चली है। यूरोप के अंदर, लंदन वगैरह के अंदर हमारी आमने सामने फिल्में लगती थी। हम साया मुल्क की हमारी आमने सामने, इधर उनकी लगी हुई, इधर वाली लगी हुई है। बात ये नहीं है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी आज तक रिकगनाइज ही नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री को। पीटते रहे हम इस बात को कि हमें रिकगनाइज करें आप। सेंसर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी हमें कि आप सोच नहीं सकते। अब आप देखें ना, एक सारी दुनिया में अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री जो वो रिकगनाइज है, हमारे यहाँ आज तक रिकगनाइज नहीं है। इनकम टैक्स आज तक दे रहा हूँ मैं, मतलब मेरे पास कोई फिल्म नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। फिर रही सही जो कसर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्या पूरे पाकिस्तान के ऊपर आई, वो ज़िया-उल हक साहब के दौर में आई। उस वक्त इस्लाम खतरे में आ गया, सारा कुछ हो गया। एक कराची का सर्कट भी गया हमारा, खान साहब। वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो हालात हो रहे थे, डकैतियाँ और भत्ते और फलाना और लेना और देना, वो ख़त्म हुआ। अब मुझे बताया कि लोग कैसे निकलेंगे। एक तो वैसे ही प्रेशराइज, फिर लोग कैसे जाके देखेंगे फिल्म को, जबकि अब 6 बजे तो बाज़ार बंद है, रोज़ वहाँ पे हड़तालें होती थी। हाँ, वो जब सो चाहते दीज आर थे। ऑल द फैक्टर्स यू नो विच केम इन। अगर लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती कि नहीं भाई, क्योंकि वी प्रेजेंट, हमारा कल्चर है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के या ड्रामास के या और जो कल्चरल है वो प्रेजेंट करते हैं। हम तो प्रेजेंट ही नहीं करते। हमारा तो ग्रीन पासपोर्ट जो है, अब उसको देख के वो, अब तो ये हालात हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन इट इज़ द फैक्ट। पहले हम जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर या जहाज़ में बैठे होते थे तो उनको पता होता था, किसी भी उसमें जाते थे तो दे यूज्ड टू अनाउंस के दैट वी आर वेरी प्राउड दैट सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान आर फ्लाइंग विद अस। और बुकेज आते थे और ये आते थे, और जैसे हम एयरपोर्ट के ऊपर उतरते थे वो लिखा होता था पासपोर्ट पे आर्टिस्ट, तो क्या इज्जत करते थे वो। यस। तो अब अच्छा, तो लेकिन
शाह साहब फिर हमने ये देखा कि उस वक्त का जब जो फिल्म थी 70s 60s की, उसमें से लोगों ने बाज़ हमने देखा कि टीवी ड्रामे उसमें से निकले, उसमें से थिएटर भी निकला उन्हीं फिल्मों के अंदर से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीवी ड्रामों के अंदर से फिल्में निकाली जा रही हैं। ये मजबूरी है, मजबूरी है। आज के ज़माने में हमने देखा कि ये जो कराची की फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो फिल्में हैं, मैंने 1 2 3 देखी, मुझे वो फिल्म नहीं लगती, मुझे वो एक स्टैंडर्ड टीवी ड्रामा लगता है जो एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है कि वो जो एक ज़माना था कि फ़िल्म जो थी वो लार्जर देन लाइफ थी, और आज के ज़माने में जो फिल्म है वो एक टीवी ड्रामे के स्कोप के अंदर चली गई। इसकी क्या वजह? अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। उसकी वजह सर ये है कि हर चीज़ इजी हो गई है। आप टेलीविज़न के ऊपर बैठे हुए आराम से घर में बैठे हुए ड्रामास देख रहे हैं, और पाकिस्तान के ड्रामास बेस्ट ड्रामास थे इन दी वर्ल्ड। मतलब हमसाया मुल्क के अगर आप मिला, उस ज़माने में जितने अच्छे ड्रामास हमारे थे, खान साहब कमाल ड्रामास थे, हमारे आर्टिस्ट बड़े ज़बरदस्त थे, हमारे में टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है। अब जो आप पूछ रहे हैं कि जैसे वारिस था, जी वारिस और बड़े थे, ऑलमोस्ट समथिंग वेरी अनयूजुअल। जी 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 जी। और वो वारिस जब ड्रामा लगता था तो फिर वो अमृतसर की गलियां जहाँ पर टीवी की रेंज होती थी, पीटीवी की रेंज, जी 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 तो खाली हो जाती थी। जी और बिल्कुल सही वहाँ बात। से जो सरदार लोग, सिख लोग थे ना, वो फिर पाकिस्तानियों को किसी तरीके से मैसेज भेजते थे जी जी कि ये जो वारिस के किरदार हैं, वो ख़ास तौर पे चौधरी अशमत था ना, महबूब आलम जो था, चौधरी अशमत का ही उसने किया जी 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 कि मुलाकात करा सकते हो। जी हाँ, ये हाँ, क्रेज था। जी, ये आपकी बात ठीक है, आप जी। कंटिन्यू करेंगे। जी जी। तो हमारे जो टैलेंट है उसमें कोई कमी नहीं है। अपनी जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं, अब एक तो सारी इंडस्ट्री कराची चली गई है। अब ड्रामास का मसला ये है, जैसे अब बाहर जाते हैं आप लोग, यू गो टू इंग्लैंड और यूरोप में या इधर नॉर्थ अमेरिका वगैरह में जाते हैं आप, अब इसी गोइंग हो गई है। टिकट कौन देगा 2000 रुपये, तेरा बताया ना। यहाँ फाके मर रहे हैं लोग, खाने को यहाँ पे है नहीं। हालात आपको पता है पाकिस्तान के क्या हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी के पास कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई एंटरटेनमेंट सस्ती एंटरटेनमेंट उनको नहीं है सर। इस उनको वक्त। उनका मसला ये है ना कि वो 2000 की टिकट अगर खरीदें या 1500 की टिकट खरीदें, वो बच्चों का पेट पालेंगे, जाके फिल्म देखें। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग हियर। क्योंकि ये जिस ज़माने की आप लोग, जब राज आप लोगों का था, रूल आप लोगों का था, बादशाहत आप लोगों की थी, हर घर में आप लोग घुसे हुए थे जी हर घर का हाउस होल्ड नेम नहीं होता था, वो आप लोग थे। जी। तो जब फिल्म रिलीज होती थी तो फैमिली में बाकायदा सुबह से तैयारियां होती थी। अगर किसी को ये ना पता हो कि ये फिल्म देखने की तैयारियां, तो वो आके पूछता था कुछ शादी ब्याह पे जा रहे हो क्या? सही है। तो पता चलता था कि ये फिल्म देखने की तैयारी हो रही है। यानी कि घर का जो बेहतरीन लिबास होता था ना, जी जी औरतों और मर्दों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ, जी जी। सब में ये रेस होती थी कि आज सब तो अच्छा जोड़ा पा के जाना है। हाँ ये जो क्रेज था, ये जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री की जो मैंने भी देखी, जी जी। उसके बाद ये फिर बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे सजाद कह रहे हैं कि ऐसे लगा जैसे कि हम गुमान कर रहे हैं कि किसी ज़माने में ये होता था, जी जी। आज के ज़माने में ये नहीं है। तो आज के ज़माने के लोगों के बारे में ख्याल जाता है कि इतनी जिद्दत आ गई है, जदीद दौर आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन हुई हैं, आ चुकी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के आने के बावजूद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को एक डिस्टेंस पे ले गए। जी जो हमने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को एंजॉय किया, वो आज के दौर का बंदा है, तमाम चीज़ों के बावजूद वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा। जी हम लोग स्टे करने वाले लोग थे। आपकी फिल्म देखी, जी जी। शायद ना काम किया, डिस्कस होता था, डिस्कस होता था 6 बजे। वो जो आप बता रहे थे, वो डब्बा होगी डब्बा होगी डब्बा होगी, ठीक है। या हिट होगी हिट होगी हिट होगी। अच्छा, ये होता था। वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ना डिस्कस होते थे ये लोग अपने किरदार के साथ। आज के दौर में ये हुआ कि यहाँ पर एक चीज़ आई, जी 2:15 से 2:19 पे वो डिस्कस हुई, जी जी उसके बाद 2:20 पे कोई नई चीज़ आ गई। जी।
वो डिस्कस जिस तरह से आप लोग होते थे, जिस तरह से फिल्म होती थी और जिस तरह से किरदार होते थे, असल में एक रीज़न ये भी हुई खान साहब, और अगर शाद साहब से मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि वो जो ब्रेन थे ना, जो स्क्रिप्ट लिखा जाता था, जो म्यूज़िक था, जो स्क्रीन प्ले था, जिस तरीके से कास्टिंग होती थी, देख के कि इस रोल के लिए ये बंदा फिट है या नहीं है, जी जी जी, बिल्कुल ऐसा होता था जैसे एक आप कल्चर कहते था। हैं। जी। वो ब्रेन उस तरह से अब रहे नहीं। अब मैंने अक्सर देखा कि हमारे यहाँ ना, जो जिस आदमी की एक फ़िल्म चल जाती है वो फिर राइटर भी बन जाता है, डायरेक्टर भी खुद ही बन जाता है, बाद उसका एक्टर भी खुद ही बन जाता है, और उसके नतीजे में वो जो अदारा जाती एक इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क होता था, सब मिल के काम कर रहे थे, तो वो ख़त्म हो जाता। तो मैं इनसे यही एक सवाल ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे आर्ट ख़त्म हो गई, फिल्म तो कहीं ना कहीं बन ही रही है, उस तरह का डायरेक्टर जो सोचने वाला हो, उस तरह का मौसीकार जो गीत बनाने वाला हो, उस तरह का शायर, उस तरह का एक्टर, ये जो कमी वाक़ई हुई है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या ज़ियाउल हक़ की इसकी रीज़न था? नहीं, हाँ, इसका रीज़न वो तो नहीं थे। असल में आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारी एक फिल्म बनी अमराव जाना था जी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर 1.5 साल काम, 1.5 साल हसन तारकी साहब ने उसको बनाई। उसके लिखने में, उसके सॉन्ग राइटिंग के अंदर, उसके स्क्रीन प्ले के अंदर 1.5 साल लगा। जो आखिरी गाना था फिल्म का, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, ये 1 महीने में लिखा गया था और लिखा बस स्वाद में गया था। यहाँ से सारे चले जाते थे, राइटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिन्होंने लिखना है, शायर सैफ साहब हुए, ये सारे जो चले जाते थे और जाके बाकायदा 1 महीना 2 महीने किसी हिल स्टेशन पे चले गए, किसी होटल पे चले गए, वहाँ जाके बाकायदा सुकून में काम होता था। सुबह 10 बजे से लेके शाम तक राइटर अपनी राइटिंग लिख रहा है, जिसने ड्रेसेस बनाने हैं वो ड्रेसेस साथ सेट हो रहे हैं, जो म्यूज़िक वाला वो म्यूज़िक बना रहा है। तो सर ऐसे काम होता था, ऐसे थोड़ी काम होता था कि आर्टिस्ट खड़े हैं और सीन आ रहा है उसके ऊपर, ऐसे नहीं होता था। बाकायदा एक स्क्रिप्ट, बाकायदा प्रॉपर ड्रेसेस, बाकायदा जैसे तो आपने ये फरमाया। प्रोफेशनलिज्म जो मार्जिनलाइज हुआ ना, प्रोफेशनलिज्म जो वो खत्म इसलिए सर, वो इसलिए हो गए ना कि प्रोफेशनल लोग ख़त्म हो गए। हुआ, तो नए आए नहीं। और नए कैसे आते, मुझे बताया ना, जो नए आए उनको भी उन्होंने गंडासा पकड़ा दिया, क्योंकि उर्दू फिल्म ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जो उर्दू फिल्म ख़त्म हुई और पंजाबी फिल्म और दहशत आ गई और गंडासा आ गया और मौला जाट आ गया और वैशी जाट आ गया, इसी पे मैं आपके इसी पे मैं आ रहा हूँ जी उसकी वजह ये है कि सपोज खान साहब प्रोड्यूसर है मेरे, जी जी, सत्तार खान साहब मेरे प्रोड्यूसर हैं। मैं उनको कहता हूँ जनाब इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है इन्वेस्टमेंट होगी। अब नेचुरली प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि यार मैं अगर 10-20 करोड़, उस वक्त तो इतने की फिल्म नहीं बनती थी, थोड़े पैसों में बनती थी, लेकिन वो ये तो चाहता होगा ना कि यार मेरे रिटर्न तो आ जाए। चलो अब रिटर्न ही नहीं है। अब उर्दू हमारी फिल्म अगर लगी है कराची के अंदर तो 6 वाला शो नहीं चल रहा, यानी उर्दू का जो हमारा वो सर्कट तो है, फिर पंजाबी फिल्म, इसलिए कि हमारे पंजाब के अंदर अटक से लेके रहीम यार खां के आगे क्या है वो सादकाबाद तक पंजाब के अंदर 480 स्टेशन हैं। वहाँ पे फिर सुल्तान राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब चमके, क्योंकि लोगों ने एंटरटेनमेंट, फिर वही कल्चर शुरू हो गया। फिर बाकी जब हमारे दूसरे हीरोज़ आए उनको भी उन्हीं में पेंट किया गया। आर्टिस्ट का कसूर कभी नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गया आर्ट की बात। अब हम आते हैं आपका जो एक हीरोइज़म क्रिएट हुआ, लार्जर देन लाइफ, शाहद साहब जी, लोग सोचते थे कि इनसे कभी मुलाकात भी होगी, इनसे कभी मिलेंगे भी। वो जो रोमांस था
जो एक ख़ास इनके रोमांस में खूबी थी खान साहब कि ये कोई ब्लंट मस्कुलर मर्द की तरह हमलावर किस्म के हीरो नहीं थे कि नहीं, लड़की को हाँ, जी, पकड़ा जी, और जी, ये जी, किया और वो किया। मैंने कहा कुछ शायद कुछ और करने वाले हैं आप। ये एक शर्मीले किस्म के हीरो थे। अगर लड़की से प्यार भी कर रहे, अपनी हीरोइन से प्यार भी कर रहे होते थे, तो उसमें भी एक तहजीब और एक सकाफत और एक उसकी झलक नज़र आती थी, एक लजाओ, एक वो जो 70s और 60s का शर्मीलापन था वो भी था इनके हीरोइज्म में। तो क्या ये सारा कुछ आप सोच के करते थे या बस एक्सटेम्पोर जैसे आप आते थे? नहीं, ऐसे नहीं होता जी। जी ये देखें, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, और जब आपकी एक सिचुएशन होती है, कोई लव सीन है या वो है, तो उस वक्त आप काम ही कर रहे होते हैं। उसके अंदर कोई आपके माइंड के बैक में कुछ चीज़ नहीं होती। रियलिटी नहीं होती कि भाई आप नहीं, रियल रियलिटी तो फील करेंगे। नहीं, रियलिटी तो आपको शो करनी पड़ती है। अगर रियलिटी शो ना करें तो लोग वो डब्बा ना कह दें। तो यू हैव टू शो योर रियलिटी। आपके अंदर दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, दो चीज़ें, और दो चीज़ें वो ये कि आपको अपने काम में बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज ए डायरेक्टर बिहाइंड इट, जो आपको बताता है कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो आपको ठीक करते हैं। तो आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट देखे ना, आपने जैसे ये फरमाया, और ये सही बात है कि आई वॉज द मोस्ट शाइस्ट पर्सन इन माई स्कूल लाइफ, इन माई कॉलेज लाइफ। भाई मैं तो फौज में जा रहा था, फौजी बनता मैं, वो मेरी किस्मत में नहीं था। तो वो एक हमारे गरीब प्रोड्यूसर थे अब्बास नक्शा साहब, उन्होंने एक रात में ले लिया। फिर करते करते फिर यानी आप शाहिद मेजर साहब ने- बनते नहीं, शाहिद साहब ने डकैती की किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। फिल्म में स्टेप इन कर रहे हैं, फैमिली को नहीं पता, अच्छा, वाले साहब को नहीं पता। इसने, शाहिद साहब ने चोरी छुपे शूटिंग की, सब कुछ छुपा के। सब कुछ छुपा के। अब बात उस पे आनी थी जब ये फिल्म के पोस्टर लगने थे, फिल्म रिलीज होनी थी। बिल्कुल। तो इस बंदे ने वो डकैती की जो बाद में मेरे ख्याल में घर वालों ने कहा होगा कि डकैती इस तरह की चंगी करता है, इनू सपोर्ट करो, इनू प्रमोट करो। पहले अगर देखे, ये इस तरह के फनकार भी होते हैं जो पूरी फिल्म जो है उसकी शूटिंग कर रहे हैं और घर में किसी को नहीं पता। यानी असल फनकारी तो ये थी। यही थी फनकारी असल जी। अच्छा, लेकिन शाह साहब ये भी बताएं ना कि जब आप सेट पे काम कर रहे थे या आउटडोर भी काम कर रहे होते हैं, जी जी हीरोइन के साथ आप एक बाग में जाके गाना कर रहे हैं, जी जी तो 35 लोग हैं इर्द गिर्द, कोई लाइट वाला, कोई कैमरे वाला, कोई पीछे जी 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 लोग भी आ जाते थे, बहुत सारे लोग जी जी जी। तो सबको देख के, और एक शाही आदमी जो कि आप तबन शाही थे, सबको देखते हुए फिर भी आप हीरोइन के साथ पूरा गाना कर रहे होते थे, तो ये कितना मुश्किल लगता था? नहीं, मुश्किल नहीं लगता था। ये तो मेरा जॉब था, मैं जॉब करता था, दैट वाज माय जॉब। ये मुझे, क्योंकि मैं एज ए हीरो जब रोमांस कर रहा होता था, तो 1 लाख का मजबा भी हो तो कोई बात नहीं, तो जब वो शाइनेस जो थी, वो कितना अच्छा लगा था शाइनेस खत्म होने में? वो आज तक है, वो तो है। नहीं, जो सेट, वो सेट पे क्यों नहीं? चूंकि एक्टर, हम एक्टर नहीं है, मैं और आप एक्टर नहीं है। मेरे और आपके सामने ये बालों वाला कैमरा मैन नहीं है। अगर ये आ जाए ना तो मेरे ख्याल में दिल की बात करते हुए हमें कोई हम झिझकेंगे। इनका चूंकि वो कह रहे हैं मेरा जॉब था, जब उसमें ढलते होंगे तो भावें 50,000 का मजमा लग गया, लग गया, इन्होंने उसमें से। लेकिन खान साहब, आपसे और शाद साहब से एक हम्बली में इख्तलाफ ये करता हूँ कि ये कौन सा किसी आर्ट एकेडमी से या ड्रामा स्कूल से क्वालिफाई होके आए थे? ये तो सीधे टीनेज से, आर्ट एकेडमी से नहीं आए। हाँ, ते घर में डकैती मार रहा है, पूरी फिल्म की शूटिंग उसके इतला के वजह से बढ़ के क्या हो सकता है? कोई आर्ट, कोई स्कूल की जरूरत थी शायद? नहीं, चले वो नेचुरल सही, लेकिन मैं सिर्फ नेचुरल था। लेकिन ये यकदम एक हीरो के तौर पे एक जॉब में चले जाना और काम के तौर पे उसको अपना काम समझ के करना, ये ज़रा एक बैरियर था जिसको इन्होंने क्रॉस किया था। वो जो बैरियर क्रॉस करना था, मैं उसको सुनना चाहता। मेरी जो गुड लक हुई जी, गुड लक हुई, वो गुड लक की हुई
कि मुझे शुरू में ही बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिल गए। देखिए मेरी तो अल्लाह ताला ऊपर है, लेकिन आपकी कोशिश भी होती है, मेहनत भी होती है ना। तो मुझे शुरू में ही डायरेक्टर ऐसे मिल गए, और ख़ास तौर पे हसन तारिक साहब कि मेरी पहली फ़िल्म जो रिलीज़ हुई वो आंसू थी। उसके अंदर मेरा डेथ सीन था, और वो डेथ सीन ही फ़िल्म की हाईलाइट थी। और वही लोगों ने कंधों पे उठा लिया था। जब मैं बाहर निकला शो दे के, मैंने फर्स्ट शो भी फिल्म का देखा था, एक खान साहब अंगोला सिनेमा होता था मजहब चौकी पे, वहाँ मेरी आंसू लगी थी, और भी सिनेमाज में लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे अंगोला चूंकि घर के पास था, मैं सादी पार्क मजांग में रहता था, ये मजांग चुंगी पे था। जी मजांग चौकी, ठीक है ना जी बिल्कुल। अंगोला करीब होता था, तो हम लोग पैदल भी जा सकते थे। जी बिल्कुल अंगोला सिनेमा में। जी। तो वहाँ पर फिल्म देखना, ये आपकी बात थोड़ा सा इसमें ये है कि आप कहते हैं डायरेक्टर अच्छे मिले। जी। तो क्या इसका मतलब हम ये लें कि बाद में जो आने वाले लोग थे उनको डायरेक्टर अच्छे नहीं मिले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे डायरेक्टर थे। हसन अस्करी बहुत अच्छे थे, इकबाल कश्मीरी बहुत अच्छे थे, सैयद नूर बड़े अच्छे हैं। तादाद कम हो गई होगी सर? नहीं, बात ये नहीं हुई। बात ये हुई कि जब उर्दू फिल्म मेकिंग ख़त्म होगी, नज़रुल इस्लाम साहब थे, रियाज शाहिद साहब थे, मसूद परवेज साहब थे, और बड़े बड़े डायरेक्टर थे। फिल्म मेकिंग का जो बड़ा एक स्पेक्ट्रम था वो महदूद हो गया। अच्छा, ये जो महदूद हुआ, उर्दू फिल्म का महदूद हुआ, उसमें आपने बीच में 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि कराची में 6 बजे का शो नहीं होता था। तो आपको पता नहीं इस बात? तो क्या हम ये समझें कि कराची में कोई एक तहरीक चल पड़ी थी? तहरीक तो चली थी, वो उसका नाम एमक्यूएम था, जिसकी वजह से फिल्म, और अल्ताफ हुसैन था, जिसकी वजह से आपकी फिल्म पे ज़रब पड़ी। नहीं, ज़रब ये पड़ी कि वहाँ पे जो हंगामे शुरू हुए उसके नतीजे के अंदर ये हुआ। यानी शायद उनका ख्याल ना हो कि सिनेमा को हर्ट करना, लेकिन सिनेमा हर्ट हो गया। ऐसे ही हुआ। अच्छा, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि कौन सी हीरोइन ऐसी थी जिसकी आपके साथ जिसने ज़्यादा स्क्रिप्ट किए, ज़्यादा फिल्में की, या जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल सबसे बेहतर था? मेरा कंफर्ट लेवल सबके साथ अच्छा था। रानी बेगम के साथ, वो चूँकि तारिक साहब की वाइफ थी, सबसे ज़्यादा काम भी मैंने हसन तारिक साहब के साथ ही किया। उन्होंने 55 फिल्में बनाई, उसमें से 35 फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया। शबनम बेगम थी, बाबरा बेगम थी, संगीता बेगम थी, और ये हमारा ग्रुप था, मतलब जो यंगस्टर्स का था। लेकिन लोगों के ज़हन में ना उस वक्त रानी का आपके साथ कुछ ऐसी फिल्मों में आना जो बहुत ऊपर गई थी। जी। लोगों के ज़हन में ये था कि ये शाहिद और रानी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है स्क्रीन पे देखने के लिए, जी जिसमें वो तहजीब और उमराव जाना दा जैसी फिल्में आ गई। जी। तो वो कामयाबी के हवाले से क्या बाकी हीरोइन के साथ भी आपको कामयाबी का वो लेवल मिला जो रानी के साथ मिला? शबाना मिली, उफ़िया बीवी मिली, शबनम बेगम के साथ वो अपना आसिया थी, संगीता और मैं इकट्ठे आए थे। जब हम कैरियर में आए तो हम इकट्ठे आए। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे? जी इकट्ठे, एक ही वक्त में? हाँ जी। निशो बेगम, ये सारे जितने भी। लेकिन आपका जो रोमांस था और जो आपका एक ज़ाती ताल्लुक बना, फिर शादी में कन्वर्ट हुआ, वो बाबरा शरीफ साहबा के साथ था। और बाबरा शरीफ साहबा के साथ लोग तो देखते थे, वेरी गुड आर्टिस्ट। लोग तो इनको आइडेंटिफाई करते थे। नहीं, मुझे आइडेंटिफाई नहीं करते थे वो, आप इस बात से नहीं करते थे कि मतलब वो, लेकिन वो एज ए आर्टिस्ट नहीं, मैं एज ए कपल बात कर रहा हूँ। जी एज ए कपल आइडेंटिफाई करते थे लोग, जैसे शाहरुख काजल को करते थे ना। जी। उसी तरह इनका बाबरा शरीफ के साथ एक। अच्छा, शायद साहब गलती आपसे हुई थी या बाबरा शरीफ से? किस चीज़ के बता? दोस्ती की, शादी की, दोनों में से गलती किसकी थी? नहीं सर, माजी की बात है ये, तो कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, फिर भी कुछ अगर आप नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बट शी वाज ए वेरी नाइस आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ। शायद साहब जब आप आए थे, और हम तो नहीं आए, हम तो आज तक नहीं आए, आप तो बहुत अरसा पहले आ गए थे और आके छा गए थे जी। तो हम अखबारों में पढ़ते थे आपके नाम के साथ खूबरू का लफ्ज़ चलता था। एक चीज़ होती थी, किसी हीरो के साथ, किसी अदाकार के साथ खूबरू का लफ्ज़ नहीं चलता था।
जी वहीद मुराद के साथ चॉकलेट चलता था, जी 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 ठीक है, जी जी आपके नाम के साथ खूबरू चलता था। जी जी तो क्या आप समझते हैं कि वो जो दौर आपने देखा जब आपके नाम के साथ खूबरू लगता था, जी जी तो ऑब्वियस बात है कि ख़वातीन का आपकी तरफ झुकाव होगा, जी जी आपकी तरफ टिल्ट करती होंगी। तो आज के दौर में भी ऐसा है कि आज के दौर में स्क्रीन पे आने वाला बंदा, उसकी तरफ भी ख़वातीन और उतनी तादाद में जितनी तादाद में आपकी तरफ वो टिल्ट करती थी, यानी कि अंज लगता सी पूरा अट्रैक्ट पिंड जड़ा है ना जैसे आपके वो देखना चाहता है कि शायद कि एक झलक मिल जाए। जी आप समझते हैं कि आज के दौर में भी पूरा पिंड किसी एक नू जड़ा स्क्रीन पे आ रहा हो उसको देखने के लिए उमड़ता हो? ये तो आपने एक ऐसी बात की, लेकिन वो बात नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आप अपने स्टारडम के ज़माने का कोई वाक़या सुनाएं कि जब जो कि बहुत ही मुख्तलिफ हो, जो आज तक कहीं किसी ने ना सुना हो, अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जो आज तक किसी ने सुनी ना हो? सुनी ना हो, और अच्छा, ठीक। कोई ऐसा यूनिक वाक़या कि लड़कियों ने कहा हो कि आगे नहीं, शाह साहब लड़कियों के अलावा भी कोई वाकया ऐसा हो सकता है जो शायद किसी ने सुना ही ना हो। नहीं, खूबरू की बात आप कर रहे थे अच्छा, ना, अच्छा। तो मैंने उस राय से कहा कि सबसे पहले तो ये करें ना कि जो एक ख़वातीन की अट्रैक्शन थी उस हवाले से, उस वक्त जब आप एक टॉप पे आपका नाम था हीरो के तौर पे, तो उस ज़माने की कोई बात सुनाएं। एक वाक़या जो हुआ वो 73 में, मैं इस्लामाबाद में, सर्दियाँ थी, फरवरी का महीना था गालिबन, तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था। शक्कर पहाड़ियों पे गाने वगैरह हो रहे थे। तो होता ये था कि जैसे ही मसलन हम लोकेशन पे पहुंचते थे तो सूरज होता था, तो जब सूरज होता था तो जैसे ही शॉट शुरू होता था बादल आ जाते थे। तो बड़ा एक अजीब के भी रिहर्सल हो गई, ये हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमने कहा भाई कुछ को गड़बड़ है सेट के ऊपर। एनीवे, खैर वो शूटिंग होगी, वो गाना सर्टन जगहों पे होना था, जैसे शक्कर पहाड़ियाँ, फिर टेक्सला, फिर मरी, मतलब डिवाइड हुआ था। तो पिंडी से टेक्सला कोई अबाउट 40 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर्स है। तो वो हमारी कंटिन्यूटी के कपड़े होते हैं, हाँ जैसे जी, कि कि ये उस मैंने वक्त अब कौन सी कपड़े शर्ट पहनी, कौन सा कोट जी पहना। हाँ। हाँ, बिल्कुल अच्छा, तो वही कंटिन्यू वहीं पे भी होता है, जैसे कि हम नेक्स्ट डे टेक्सला गए, तो जब वहाँ पे गए तो 2 बसें आई हुई थी पुशावर से, अच्छा, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की, लड़कियों की। तो आप ये सोच लें कि वो शर्ट के लीरे हो गए थे। और फिर वो 1-2 पहले वो 3 दिन जो था, 3 दिन शूटिंग नहीं हुई। अब वो चूंकि उस शर्ट के अंदर ऑलरेडी मेरा शूट हो चुका था, तो वो continuity चाहिए नई थी। शर्ट आनी थी। वो आनी थी। ये अब मतलब कहने का ये कि वो फिर दोबारा हुआ सारा कुछ, फिर एक उसी के साथ लिंक वाकया हुआ। नहीं, शर्ट सामने से फटी थी कि पीछे से, क्योंकि हर जगह मैं कहता हूँ हर जगह से हर फट जगह गई थी से। जनाब, ज्यादातर तो यहाँ से 2 फटी थी। बसें थी ना। अच्छा। ये जो ज्यादातर थी वो यहाँ से फटी थी शर्ट। अच्छा, जी। तो उसी दौरान पेशावर रोड पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी। तो मुझे जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा शायद साहब बड़े आगे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तो कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स ने क्या कहना है, चलेगा जनाब। उन्होंने शायद उन्होंने चुक लेता और वो उठा गए। उन्होंने अपने मुतालबात के साथ उन्होंने मुतालबात करते उन्होंने कहा जो पागल बन के दिखाओ जरा तहसीब विच पागल बने सी तुसी होता ना यार। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा अगर ना पागल बने तो इन्होंने तो मुझे ना पागल बनया तो इन्होंने वाकई पागल कर दिया। तो जनाब फिर वो पागल बने जो तहसीब में बने थे। लगाए हुसन का बाजार देखो। फिर बाइज़र तौर पे उन्होंने गाड़ी में वापस छोड़ दिया। वाकयात तो बहुत है मेरे। अच्छा, आज लेकिन मैंने एआई से पूछा कि शाहिद साहब आ रहे हैं बड़ा हमारे इंटरेस्टिंग पास, है तो शायद साहब, ये आपने सुनना है, आपके लिए यकीनी तौर पे नई बात होगी। जी तो मैंने ना एआई से पूछा कि क्विकली वो बताए कि शाहिद साहब के बारे में कुछ सवालात क्या पूछे जाएं। तो उसने बहुत सारे सवाल सजेस्ट किए, लेकिन एक उसने कहा एआई ने
उसने कहा जी कि शाहिद साहब जो हैं वो बैक वक्त एक रोमांटिक हीरो भी थे, लेकिन गम और उदासी की तस्वीर कशी भी बहुत खूबसूरत करते थे। जी जी। ये एआई ने कहा, लेकिन एआई ने एक और गलती की। ये एआई ने एक और गलती की, ये सज्जाद का चेहरा बताता है कि शरारत है। मुस्कुरा रहा भी नहीं, हाँ, शरारत नहीं चेहरे है, चेहरे में इसकी शरारत है थोड़ी सी। सज्जाद की शरारत नहीं है। हाँ जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है ना, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, रजू किया जा रहा है, जी 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 जी। वो इन्होंने मुझे बताया, ये चेक कर रहे थे, सज्जाद साहब ने मुझे बताया कि एआई ने कहा है कि शाहिद साहब तो रैलत फरमा चुके हुए हैं। AI stands for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी नज़र में शाहिद साहब आप रैलत फरमा चुके हैं 1998 की। अच्छा, वो क्या, मेरा ख्याल उन्होंने गलती की, कोई वहीद मुराद साहब का जो हिस्सा है ना वो उठा के भी कुछ ऐड कर दिया आपके साथ। ये आप चेक आर्टिफिशियल कीजिएगा। इंटेलिजेंस जो है ना। रियली? हाँ हाँ, ये अच्छा, देखें, मैंने नहीं देखा। ये देखें ना, मैं आपको जी जी, मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको और अपने सुनने वालों को और देखने वालों को भी मैं चाहता हूँ कि वो भी ज़रा सुने कि शाहिद देखिए साहब के बारे आर्टिफिशियल में इंटेलिजेंस जिसकी तरफ रजू किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा जी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शाहिद अपने दौर के मकबूल रोमानवी हीरोज़ में शुमार होते हैं। उनकी असल शनाख्त शाहिद हमीद के नाम से भी की जाती है। जी जी। 1950 की दहाई में पैदा हुए, उनका ताल्लुक़ एक मुतवसत घराने से था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उनकी ज़िंदगी निस्बतन सादा थी। 1970 की दहाई के अवाइल में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और जल्द ही अपनी मासूम, रोमानवी और संजीदा स्क्रीन प्रेजेंस के बायस मकबूल हो गए। वो ख़ास तौर पर रोमानवी किरदारों के लिए जाने जाते थे। उनकी जोड़ी कई अदाकारों के साथ पसंद की गई, ताहम सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें बाबरा शरीफ के साथ फिल्मों में काम करने से मिली, जो कि उनका ख्याल है एआई का। वैसे आप तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रानी। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी कि जो जहाँ पे, हाँ, लॉलीवुड में तब्दीलियों, फिल्मी मेयार के ज़वाल और ज़ाती मुश्किलात के बायस शाहिद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी मंजरनामे से ओझल होते चले गए। वो 1998 में जवानी में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के खामोश अलमिये के तौर पर याद किया जाता है। यानी ये मसनूई ज़हानत की कितनी बड़ी अब ये देखें ना शाहिद साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रजू बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, पूरी दुनिया में भी किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। जी जी। अब कोई बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रजू करे और उस पर रिलाय कर जाए, जी जी, तो वो तो यही कहेगा ये कितनी बड़ी गलती है। देखे ना कि अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमतौर पे ना चीज़ें गैदर करती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, इधर उधर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको इकट्ठा करके वो आपको तो बता देती है, लेकिन वो कई दफ़ा जो दूसरे फिल्मी हीरोज़ हैं उनकी कोई चीज़ भी उठा के उसमें ऐड कर दी। ये गलती हुई है। तो ये गलती होती है। ये सिर्फ बताने की ज़रूरत ये है, स्क्रीन की तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि बताने की ज़रूरत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टोटली रिलाय ना करें। ज़रा थोड़ा सा ये जो भेजा हमारा है, अपनी जो कुदरती हमारी जहानत है उस पे ट्रस्ट करें। उस पे ट्रस्ट करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको इस्तेमाल ना किया तो आप किसी दिन आप अपने बारे में पढ़ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आप भी वफात पा चुके हैं, आप भी रहलत फरमा चुके हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा शाहिद साहब, जी, ये बताएं कि आपने हसन तारक साहब का जिक्र किया, लेकिन कौन से शायर के गीतों को आपने ज़्यादा एंजॉय किया? बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। सैफुद्दीन सैफ साहब थे, तस्नीम फाजली वो यंगस्टर्स में थे, अपना कतील शफाई साहब थे, अहमद फराज साहब ने भी चंद गाने लिखे हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त थे। और बहुत सारे जो लेटेस्ट जो वो आए वो तस्नीम फाजली साहब आए थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त गाने लिखे। और सैफ साहब तो खैर अपने साहब के जी। तो मौसीकारों में से कौन कौन से थे? जो मौसीकार में निसार बज़मी साहब थे, ए हमीद साहब थे, एम अशरफ साहब थे, ये सारे थे बड़े अच्छे हमारे
बहुत अच्छा तो काम कौन हुआ। सा सिंगर ये था? सारे जो आपने नाम लिए, इत्तेफाक की बात है, वो नौशाद हमें भी साहब पसंद, थे, जी वो हमें भी पसंद थे। जी 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 जी। एक देखे ना, ये जितने नाम लिए, जी, जी, ये मौसीकार हों या बाबा गीत चिश्ती गा। साहब थे, जी चिश्ती। जी जी अच्छा, ये जी। कॉम्बिनेशन ऐसा बनता होगा ना कि डायरेक्टर को देखें, हीरो को देखें, मौसीकार को देखें, गीतकार हाय को हाय देखें, हाय। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा बनता होगा तो फिल्म ने तो मेरे ख्याल कामयाब होना ही होना है। जी जी जी। हमारी एक फिल्म थी खान साहब, एक गुनाह और सही, वो बहुत चंद लोगों को पता है। वो ताशकंद फेस्टिवल में गई, हम साया मुल्क से राज कपूर साहब और बहुत सारे लोग आए, हमारी तरफ से हम गाए ताशकंद। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ताशकंद, आज तक राज कपूर को अवार्ड नहीं मिला, हालांकि राज कपूर इतना पॉपुलर है, उसके गाने गाए जाते हैं वहाँ रूस में जी, रशिया में, मैं आवारा हूँ और ये और जो जो भी हैं। तो हमारी फिल्म को सबिया भाभी को अवार्ड मिला एक गुनाह और सही में, और हसन तारिक साहब को अवार्ड मिला। वैसे शायद साहब वो सबिया खानम का वो किरदार था जो मेरे ख्याल में कितने सालों लोगों के ज़हन में ओह रहा। यस, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। एक गुनाह और सही में एक सबिया खानम का मम्मी का वो वो थे, किरदार मिंटो साहब का था अफसाना था कि लोगों के ज़हन में कितने साल गुजर गए थे, जब कभी भी कोई रेफरेंस में बात होती थी वो सबिया खानम के उस किरदार को लेके आते। जी जी जी। मेरे ख्याल बड़े लोग थे, बहुत बड़े बहुत लोग जी थे। जी, नो डाउट नो डाउट। अच्छा। आगा तालिब साहब, अलाउद्दीन साहब, तो स्कूल्स थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। जी। अच्छा, लेकिन कौन सा गुलकार ऐसा था उस वक्त जो आपकी आवाज़, जो नेचुरल आवाज़ थी, उसके साथ सिंग करता हो, या जिसके गीत आपने ज़्यादा गाए हों? वो मेहदी हसन साहब ज़्यादा थे। अच्छा। देख, अहमद रुशदी साहब भी थे, मसूद राना साहब भी थे, तो ज़्यादातर मेहदी हसन साहब की आवाज़। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। वो क्या था कि ये तेरा नाजुक बदन है या कोई महका गुलाब, क्या करूं तारीफ तेरी, हर हर अदा है लाजवाब। लाजवाब। अच्छा, ये एक बात थी कि हमें देखें, अब हमें कोई गाना आज का पूछा जाए ना तो शायद ही हमें कोई याद हो। जी जी। ये कितने पुराने गाने हैं, आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। एक आधा लफ्ज़ इधर उधर हो या तो वो अलग बात है, जी जी लेकिन ये था कि जब आप गाते थे, मेहदी हसन साहब प्लेबैक सिंगर, जी। लेकिन हमें कई दफ़ा झाका पैंदा सी किस गल था? कि शायद ही गा रहा। हाँ 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 हाँ, तो यही तो रियलिटी है सर, यही तो रियलिटी है। बेशतर ये लोगों के जहन में ये बात पड़ जाती है कि शायद फनकार जो होता है जी वो जैसे बाकी लोगों का होता है कि उनकी कोई पसंद बनती है, नापसंद बनती है, ख़ास तौर पे सियासत। जी तो ये हमने सुना है बस, जी हमारी बात को यहाँ तक आप समझिए कि हमने सुना है। जी बताने वाले तो आप होंगे जी जी। कि भुट्टो साहब की पसंद की वजह से आपको काफ़ी सौकतें उठानी पड़ी थी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, ऐसे ही? आप बता सकते हैं? जी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ पहले। असल में जिस वक्त हम कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में थे, हम भुट्टो साहब के ज़बरदस्त फ़ैन थे, और मैं तो आज भी हूँ। भुट्टो साहब के लिए हमने चेरिंग क्रॉस के ऊपर, रेगल चौक के ऊपर डंडे भी बड़े खाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म साहब के बाद मुझे अगर कोई ज़िंदगी में कोई पसंद आया या मेरी पसंद है, या जिसके लिए मुझे इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, मेरा कैरियर तबाह हुआ, वो भुट्टो साहब ही हैं। और मैं डाई हार्ट उनका, आई एम हिज फैन, बल्कि मैं उनकी सिफारिश के लिए भी गया। उनकी सिफारिश के लिए मुराद ये है कि जब उनको कैद हो चुकी जी थी, कैद हो चुकी थी उनकी, तो उनको जब खदशा था कि उनको जी कहीं मैंने हैंग ना कर दिया जी जाए, हैंग तो ना आप कर सिफारिश दिया। के लिए किसके पास गए थे? मैं मौलवी मुश्ताक साहब के पास गया था। अच्छा, जज के पास गए जी, थे? चीफ जस्टिस साहब थे, उनके पास गया था। उनकी गालियाँ भी बड़ी खाई, बड़ी बातें भी सुनी,
तो क्यों गालियां क्यों दी उन्होंने? सर मेरा पॉलिटिकली तो कोई ताल्लुक नहीं ना किसी चीज़ से। उन्होंने कहा ये तुम क्या तुम बात कर रहे हो भाई, क्यों सिफारिश कर रहे हो? क्यों मैंने जो भी बहरहाल। तो फिर मैंने वो फिर ज़ियाउल साहब का ज़माना आया, तो चूँकि मैं तो अपनी जगह से हिला नहीं, तो फिर कोयटा के अंदर वो केस मेरे ऊपर बना दिए 2 नंबर के। तो कोयटा में क्यों बनाया आप जबकि मैं लाहौर शूटिंग में? करने गया हुआ था अच्छा वहाँ पे। हाँ जी, अच्छा वहाँ अच्छा, पे अच्छा। केस बन गया। फिर वो केस क्या था? ये जो मर्जी केस डाल दें आपके ऊपर, इट वाज नथिंग लाइक दैट। पकड़ना था उन्होंने, उठाना था, और ये जो भी कुछ हुआ। तो फिर देन आई हैव टू लीव पाकिस्तान। उस वक्त मेरे पास 40-50 फिल्में थी, तो मैं तो 40-50 फिल्में आपको उसमें छोड़नी मैंने पड़ी। 20-25 फिल्में ख़त्म भी की जल्दी। लेकिन देन मैं फिर बाहर चला गया, लंदन चला गया, लंदन से कनाडा चला गया। फिर जब बेनज़ीर साहिबा वापस आई, फिर आके मेरा ये केस वेस ख़त्म हुआ। तो आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन ना, मैं तो लेकिन ये तो आपकी हमें एक पता है। जाती वाबस्तगी थी। लेकिन मेरी हाँ। एक मोहब्बत और रिवाज भी है, वो जा नहीं सकती वो जी। तो शायद साहब ये बताएं कि आप एक्टिंग एक है, एक ज़माना होता था कि एक्टर के बारे में आम पब्लिक जो है ना बहुत कुछ जानना चाहती थी। जी वो बड़े डेस्परेट होते थे। जी वो यहाँ तक होते थे कि सुबह उठता कितने बजे है, रात को सोता कितने बजे है, जी कंघी कदों करता है, अगर तेल लगाता है तो कि तेल कब लगाता है, आईने के सामने कब खड़ा होता है, जुत्ती कदों पांदा है, जुराब पांदा तो केड़ी पांदा है। इतनी माइन्यूट डिटेल में जो हमारे ज़माने में होती थी, जी। आज के दौर में फील करते हैं कि फैंस का फिल्म एक्टर हीरो के बारे में इसी तरह का उसकी एक क्यूरियोसिटी है जो उस ज़माने में मैंने देखी थी। आई थिंक 20-25% तो होगी ज़रूर, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन उस ज़माने में तो क्रेज़ बड़ा था, उस ज़माने में क्रेज़ इतना था। अब तो हालात ऐसे हैं कि इंसान बेचारा सुबह निकलता है और शाम का सोचता है, उसने शीशा क्या देखना है और क्या बालों की कंघी देखनी है। तो ये सोचता है कि बेचारे अपने बच्चों के लिए रोटी की कमाई करके शाम को, ये भी हालात बदलने की हालात वजह से। जी, हालात बड़ा कुछ करते हैं। और शायद साहब मेरा एक दोस्त है, उसने ये अली ज़ेब की कोठी ख़रीदी। जी तो मैं इस्लामाबाद में होता था, लाहौर में उसने मुझे देख लिया। उन्हें कहा खान साहब आप इस्लामाबाद चले गए, हमें याद ही नहीं है, अब अगले 3 दिन आप मेरे साथ हैं रात को। जब उसने कहा ना कि अली ज़ेब की कोठी ली है, तो मेरा एक क्यूरियोसिटी बढ़ी जी। मैं कहा शाह फैसल एक इस्लामिक समिट हुई थी, जी तो वो यहाँ पे ठहरा था। जी कई लोगों को नहीं पता इस बात का। उसके बाद ये हुआ कि वो मैं गया उसकी तरफ, तो रात के किसी पहर में ना, लेट आवर्स में, जी उसने ज़ेबा साहिबा को फ़ोन कर दिया। अब चूंकि घर उसने ख़रीदा था, उससे एज था, वो आप ही कहता था। जी उसने जब उससे बात की ना, तो मैं उसको मना कर रहा था कि यार देखो, मैं आज तक ज़िंदगी में मेरी ज़ेबा साहिबा से बात नहीं हुई, तो ये और टाइम है, किसी मुनासिब वक्त में कर लेना। बहरहाल फ़ोन मिला चुके हुए थे, उन्होंने कहा आप ही, मैं एक एंकर से आपकी बात करानी है, साड़ा यार है। जब मुझसे बात कराई तो मुझे 3 मिनट लगे थे माफ़ी मांगते हुए। जी ज़ेबा साहिबा से मैंने माफ़ी किस लिए मांगी कि ये जो बेवकूफ़ आदमी है जिसने रात को 11 बजे के बाद आपको फ़ोन किया। जी एक बात मैंने की, तो ज़ेबा ने कहा कि बड़े अरसे बाद ये बात मुझे सुनने को मिली है। वो बात मैंने क्या की थी, मैंने उनको कहा कि अगर आप जिस लेवल पे आप सेलिब्रिटी थी हमारे दौर में, अगर आप किसी के पास से गुजरी हैं, मिली भी नहीं, जी ऐसे ही, तो अगला 1 महीना वो डिस्कस करता था कि तुहानू पता है ज़ेबा साढ़े कोलों लंघी सी। अब ये देखे ना, एक बड़ा क्रेज है, एक 2 महीना वो ये डिस्कस करते रहते थे। जी ऐसे ही ऐसे ही। आपने शायद साहब जब ऐसा दौर देखा जी कि आप कहीं से गुजर गए और लोग आपस में बात कर रहे हैं जी कि तेनू पता है फिल्म स्टार शायद वो साढ़े कोलों लंघिया सी, मिले भी नहीं, सलाम दुआ भी नहीं हुई। एक तो होता ही सलाम दुआ होना, मिलना जुलना, तो उसको बंदा रेफर कर सकता है। एक होता है पास से गुजर जाना। जी तो आपने तो वो ज़माना देखा, तो अब जाके कहीं फील होता है, थोड़ी सी कुछ चुभन होती है कि यार हमने तो वो ज़माना देखा है, अब वो नहीं ऑनेस्टली पक्की बात। हाँ,
और उसकी वजह पूछे हमसे, उसकी वजह ये है कि मेरी कंसेक्यूटिव 11 फिल्में हिट हैं, कंसेक्यूटिव, मसलन आंसू, उमराव जन्नता, घराना, अनमोल, इल्ज़ाम, पंजाबी फिल्म ठा, पहली बारी अखियाँ ने तकिया, गुलाम अली वहाँ से शुरू हो गए और सो एंड सो। लेकिन मैंने उसको उतना ही इंजॉय किया जितना अपनी फिल्म में फेल होने को इंजॉय किया। वाह, यस, फिल्म को फेल होने को एंजॉय करना Yes, ये हमारे yes, लिए yes, बिल्कुल yes. नई बात Yeah, और yeah, डाइजेस्ट करना इसको अच्छा खासा मेरे जैसी तबीयत के बंदे को हो सकता है। मैंने उसको डाइजेस्ट किया और मैं हिट को भी वैसे ही इंजॉय किया और फेलियर की जो मेरी ये फिल्म एक है। बड़ी बात है कि अपनी नाकामी को भी कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात शाहिद साहब ने ये की। और इसीलिए देखें ना कि शाहिद साहब जो 70s के हीरो थे, आज हम 2006 पे दस्तक दे रहे हैं इस वक्त, तो आज भी हमारे साथ बिल्कुल फिट बैठे हैं। तो मैं आखिरी सवाल इनसे ये पूछूंगा कि आखिरी नहीं आज होगा। कल, आखिरी नहीं, ये सेकंड लास्ट होगा। अच्छा ये सेकंड लास्ट, लेकिन आजकल आप क्या, आपकी मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं आप? आजकल जनाब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। जी, मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे कनाडा में। कामरान शायद आपके जी, कुलीग हैं, बिल्कुल। आप तो सीनियर हैं उनसे, तो ही इज़ लिविंग विद मी। मेरी 2 पोती हैं, 2 पोते उधर हैं कनाडा में। जहीर मेरे बेटे का नाम है, वो वहाँ पे हैं। और आई एम लिविंग विद माय फैमिली। माशाल्लाह। जो मेरी फर्स्ट वाइफ है मुनज़्ज़ा शाहिद, जिन्होंने इनफैक्ट मुझे बड़ा सपोर्ट किया, वो सईद-ए-ज़ादी हैं, तो हम तो वैसे ही शहीद हो गए। तो दैट इज़ माई लाइफ। आजकल मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वॉक करता हूँ। फिर आजकल मैं वो संगीता बेगम का एक सीरियल कर रहा हूँ बुल्ले शाह के नाम से। जी जी, सो आई एम एक्टिव। आई वॉक अबाउट 45 मिनट्स, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। अपनी हवेली चला जाता हूँ, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूँगा वहाँ पे। मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ। हाँ, हवेली का ये कह चुके हैं मैं 3-4 दफा। जी जी। और हवेली इनकी हवेली जो है ना, अब हवेली कहाँ से पे मेरा- है? जी ये नेला हुकूमत के पास है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के साथ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। इंशाल्लाह मैं आपको तारीखी हवेली जब जिक्र जी। करते हैं तो फिर जहन में रखिएगा this कोई is my तारीखी life. जगह है। जी जी जी, आजकल मेरी सारी फैमिली जो है वो कनाडा से आई हुई। मेरी बहनें, 3 बहनें मेरी कनाडा में होती हैं, 1 बहन मेरी लंदन में होती हैं, 2 तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो आजकल कुछ शादी का समा चल रहा है घर में, चलें, तो आई विल इनवाइट यू ऑल। हैव फन। जी जी तो शायद साहब यही वो बात थी कि आप कल भी खुश थे और आज भी खुश जी हैं जी, आप। मैं नॉर्मल अपनी पक्की बात है। जी, पक्की बात है। क्योंकि अमूमी तौर पे ये देखने में आता है जिसने कल को इतना शानदार देखा हो, जी आज वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा होता है। जी, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए जब थोड़ा सा कोई गाना चल जाए, कोई सीन आ जाए, कोई नॉस्टैल्जिया है, कोई कोई पुरानी बात आ याद। जाए, तो उसमें ज़रूर जाता हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक स्टारडम पे, एक ऊंचाई पे जाके और फिर अगर थोड़ा बहुत आदमी नीचे आए तो लोगों के लिए ये झटका ठीक है, बर्दाश्त लेकिन करना वो कह मुश्किल रहे हैं होता कि है। मैं लेकिन आप अपने- माशाल्लाह आप सदाबहार हैं। थैंक यू। अगर ये लफ्ज़ बोला जाए, उन शख्सियात के लिए बोला जाता है जो हर वक्त जिनके ऊपर मौसम बहार होता है। सजाद साहब, क्या आज भी आप इनको देख के खूबरू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीनन। वैसे तो किसी ने कहा था ना, एक खूबसूरत औरत कहीं बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि खंडर बता रहे हैं कि इमारत कितनी खूबसूरत थी। आप वो अप्लाई इधर तो नहीं अप्लाई होता बस। लेकिन शाहिद साहब आज भी, इस वक्त भी मैं समझता हूँ शाहिद साहब good looking, कि still ये good माशाल्लाह looking। अपने ग्रुप से, अपने एज फेलोज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो माशाल्लाह ही इज़ मोर यंग टू एनीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही फिर शायद साहब
शुक्रिया आपका, ये सजाद साहब भी अदा करेंगे। नहीं, हम दोनों मिलके आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। ये होता आप है, भाई है मेरे, हमारा साहब ये भी है, भाई है मेरे। हमारा मैं तो ये इट है इज़ ए कि ऑनर कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। इस दौर में, जिस दौर में ज़रा थोड़ा सा ना हमारे लिए परेशानी होती है, मेरे लिए और सजाद के लिए भी, जी वो परेशानी इस तरह की होती है कि जो हम सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं जी जी कि हम कन्नी कतराते हुए कहीं से गुजरना पसंद करेंगे जी जी कि अगर कोई हमें देख ले कि ये लोग भी सोशल मीडिया में पॉडकास्ट करते हैं जी तो कोई नाजेबा ज़ुबान ना इस्तेमाल हो जाए। जी 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 क्योंकि कम अज़ कम अब के दौर में ना, अब उनका कसूर नहीं है जो नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, जी इसके हम जिम्मेदार हैं जी कि हम ही उस मैं जगह पे आपकी बात चले समझ गए। रहा हूँ। हाँ, हम उस जगह पे चले गए जहाँ हमने खुद ही इनवाइट कर दिया हाँ, कि आप लेकिन जो करें। लेकिन अच्छा देखने, अच्छा सोचने, अच्छा लिखने, अच्छा समझने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। जहाँ पे गालम गलोच स्क्वाड है, वहाँ पे अच्छा तख्लीक करने वाले भी लोग मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आज की हम गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मैं अपने देखने वालों से भी कहूँगा कि सैटरडे वाले दिन हम एक शो किया करेंगे किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ। तो आज जैसे शाह साहब से गुफ्तगू रही, अगली दफ़ा किसी और शख्सियत के साथ भी बात करेंगे जो सैटरडे को हमारा वीकेंड शो हुआ करेगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।